हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे एक कहानी यह भी। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं, उसका पार्ट 2 है ये। अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। तो देखो, 10वीं कक्षा तक उनका यही काम था कि जो भी घर में राजनीतिक पार्टियों के जो भी मेंबर्स आ रहे हैं, उनके यहाँ बैठना बीच में, और फिर उनकी जो भी बहस हो रही है उनके बीच में, उसे वो सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताब पढ़ती थी। ठीक है। लेकिन सन 1945 में, 1945 में, जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, मतलब 10वीं पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में आ जाते थे, तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। ठीक है। 1945 में उन्होंने 10वीं पास करी थी। ठीक है। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। देखो, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल बेसिकली किस कॉलेज में उन्होंने अपने हाई स्कूल की, कौन से हाई स्कूल में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है। गहरा सीखा। फिर 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, मतलब वो बहुत ही नया नया कॉलेज खुला था, वहीं पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की थी। और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। क्वेश्चन आ सकता है आराम से कि किसने लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया? शीला अग्रवाल ने करवाया था, जो कि उनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी। ठीक है। फिर मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी। मतलब जो शीला अग्रवाल जी है, उनकी अध्यापिका, उन्होंने सिर्फ पढ़ने के लिए चुनाव करके पढ़ने में बदला, फिर खुद चुन चुनकर वो उन्हें किताबें देती थी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, और फिर तो फैलती ही चली गई। मतलब जो शीला अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है लेखिका को एक लेखिका बनाना। ठीक है। हमारी लेखिका का नाम क्या था? मनु भंडारी। मनु भंडारी जी को एक लेखिका बनाने में सबसे बड़ा योगदान शीला अग्रवाल जी का है, जो कि उन्हें पढ़ने के लिए किताबें देती थी, चुन चुनकर बहुत ही किताबें देती थी। फिर वो जो भी किताबें पढ़ती थी, अब 2 साल उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी जो उनके टीचर उन्हें देती थी। फिर साहित्य की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नाम किसका है? प्रेमचंद का। अब प्रेमचंद, पहले सिर्फ उन्हें प्रेमचंद जी के बारे में पता था, लेकिन जब उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली, तो उन्हें साहित्य की दुनिया के कई दूसरे लेखकों के नाम बारे में ही पता चला। प्रेमचंद से बढ़कर अब उन्हें जैनेन्द्र जी भी एक साहित्यकार है, उनके बारे में पता चला। अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण शर्मा, इन सब के बारे में उन्हें पता चलने लगा। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। देखो, उस टाइम पर जो जैनेन्द्र जी थे, उनके बहुत ही छोटे छोटे से वाक्य, बहुत ही सरल और सहज वाक्य वाली जो शैली थी, उससे लेखिका बहुत आकर्षित हुई। सुनीता बहुत अच्छा लगा था। देखो, सुनीता उपन्यास है एक, जो कि अज्ञे जी, सुनीता उपन्यास में बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एव जीवनी, अज्ञे जी का एक उपन्यास था शेखर। ठीक है। और जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास था? सुनीता। याद रखना, जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास था? सुनीता। और अज्ञे जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? शेखराहा एक जीवनी। ठीक है। पढ़ा जरूर, पर उस समय में मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। मतलब जो उनकी जितनी समझ थी, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा उन्होंने, जैनेन्द्र जी ने और अज्ञे जी ने इतना लिखा हुआ था कि उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आया। लेखिका को तब ये समझ नहीं आया कौन कौन से उपन्यास थे। सुनीता और
सुनीता जो कि जनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया था, और अज्ञे जी ने क्या लिखा था, शेखर एक जीवनी। ठीक है, अब पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित के दायरे में नहीं आ पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। अब देखो, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने कौन सा उपन्यास पढ़ा, नदी के द्वीप। कौन सा उपन्यास पढ़ा, नदी के द्वीप। फिर पढ़ा तो उनके मन में इस मतलब नदी के द्वीप वाला जो उपन्यास था वो तो उन्हें बड़े अच्छे से समझ आ गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की कि जो उन्हें पहले समझ नहीं आ पा रहा था जो उपन्यास, अब वो उसे दोबारा पढ़ेगी। शेखर एक जीवनी वाला उन्हें उपन्यास समझ नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा। ठीक है, फिर इस बार कुछ समझ के साथ, मतलब इस बार जो उन्हें पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ये वाला उपन्यास, तो उन्हें अब थोड़ा बहुत कुछ समझ आने लगा था। ठीक है, अब यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। शायद ये एक मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। अब देखो, लेखिका ने बेसिकली हमें इसमें 5 हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपन्यास उन्होंने पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने कौन सा पढ़ा था, किसके द्वारा, जनेन्द्र जी के उन्होंने 2 उपन्यास पढ़े। पहला सुनीता, जो कि उन्हें पहले पढ़ के समझ नहीं आया कुछ भी, सुनीता। ठीक है, जनेन्द्र जी द्वारा कौन कौन से लिखे हुए थे, सुनीता, और दूसरा त्यागपत्र। सुनीता और त्यागपत्र, सुनीता और त्यागपत्र। जनेन्द्र जी द्वारा एक उपन्यास लिखा हुआ है सुनीता, और दूसरा त्यागपत्र। और फिर दूसरा हमारा आ गया भगवती बाबू। ठीक है, भगवती बाबू ने क्या लिखा है, चित्रलेखा। भगवती बाबू चित्रलेखा, भगवती बाबू चित्रलेखा। और अज्ञे जी ने कौन सा लिखा है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, और जनेन्द्र जी का त्यागपत्र, और सुनीता भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, और एक क्लास में उन्होंने नदी के द्वीप पढ़े थे। ठीक है, और शीला अग्रवाल के साथ साथ देखो, जब वो ऐसे उपन्यास वगैरह पढ़ती थी तो उनके अंदर उनका ज्ञान बढ़ने लगा। वो अपने टीचर के साथ, शीला अग्रवाल जी के साथ लंबे लंबे घंटों वो बहस करते थे। फिर उस उम्र में वो इतनी बहस कर सकती थी जितनी उम्र में उन्हें जो भी समझ आता था वो कोशिश करती थी। फिर शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब देखो, जो शीला अग्रवाल जी है वो कौन थी, एक हिंदी की कक्ष प्राध्यापिका थी। ठीक है, शीला अग्रवाल जी एक साहित्य, अब शीला अग्रवाल जी ने पहले उनका इंटरेस्ट बनाया साहित्य के अंदर, लेखिका का। फिर अब साहित्य को सिर्फ पढ़कर, 4 दीवारी में पढ़कर उसे फील नहीं करना था, सिर्फ उसे पढ़ना नहीं था, 4 दीवारी में बैठकर देश की स्थिति को जानने और समझने में। देखो, पिताजी भी शुरू से थोड़ा बहुत ये कर रहे थे, उन्हें खाने वगैरह, रसोई घर वगैरह से दूर रखा करते थे, और उनके घर में भी कुछ पार्टीज वगैरह आती थी, उनके भी वाद विवाद, उनकी भी बहस वो सुनती थी। तो अब शीला अग्रवाल जी ने जो एक छोटी सी, उनके पिता ने बस एक बिंदु खींची थी, वो उन्हें आगे बढ़ाकर उसे आगे खींच रही थी। ठीक है, कि वो सक्रिय रूप से भागीदार बने, अच्छे रूप से पूरा भागीदार बने हमारे देश को आजादी दिलाने में। ठीक है, तो शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर, मतलब 4 दीवारी में बीच में वो 4 दीवारी में बैठकर, घर में बैठकर वो साहित्य तो पढ़ रही है, अब वो जानने और समझने लगी है साहित्य को। तो अब जो पिताजी ने उनका इंटरेस्ट जगाया था थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ, तो शीला अग्रवाल जी उसे खींच कर उसे बिल्कुल, कि अब वो सक्रिय रूप से भागीदार बन सके
उसमें उन्हें बदला। ठीक है, फिर सन 1946 और 1947 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। अब देखो 1946 और 1947 के तो दिन हमें पता ही होंगे कि उस टाइम पर वो कैसे बैठ सकती थी, वहां की स्थितियां ही ऐसी हो रही थी कि अब वो घर में उनका बैठना संभव नहीं था। अब प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। अब प्रभात फेरियां, हड़ताल हड़ताल जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। मतलब हर शहर का चरित्र क्या था? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस और भाषण। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। अब देखो वो भी एक युवा थी उस टाइम पर, क्योंकि देखो 1931 में वो पैदा हुई थी, 1946 में वो कितने साल की हो गई? वो एक युवा ही बन गई बेसिकली। ठीक है, वो 15 साल की होगी तब 1946 में। तो वो भी एक युवा था उस टाइम पर। तो खून बहुत गर्म रहता है, एडोलसेंस की एज रहती है उस टाइम पर। तो उस टाइम एक तो माहौल भी आसपास का ऐसा और था 1947 में, 1946 और 1947 में माहौल भी बिल्कुल गर्म था। जहां भी देखो हड़ताल चल रही है, इधर जाओ तो भाषण चल रहे हैं, किसी का जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं फेरिया, प्रभात फेरिया लग रही है। मतलब हर जगह बहुत अलग ही चरित्र हमें दिख रहा था। और जैसे वो युवा थी उनके मन में पहले से इतना खून खौल रहा था। अब शीला अग्रवाल जी जो इतनी ज्यादा जोशीली बातें करती थी, अब उनके रगों में खून की बजाय खून लावा में बदलने लगा। ठीक है, स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, मतलब एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में भी मचा हुआ था। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं। अब देखो उनके पिताजी सिर्फ आजादी की सीमा क्या समझ रहे थे? उनके पिताजी तो बस ये चाहते थे कि जो उनकी बेटी है, कि अगर कोई भी लोग उपस्थित है घर में तो उन घर में जो भी लोग आ रहे हैं बस मैं वहां उनके बीच में बैठूं, समझूं, जानूं और कुछ करूं ही ना। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब देखो लेखिका अब सिर्फ ऐसे नहीं थी कि हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है, बस सारी जो भी चीज हो रही है उन्हें देख रही है, बल्कि अब वो क्या करने लगी? हाथ उठाकर नारे लगाती, नारे लगाने लगी, वो हड़ताल करवाने लगी। ठीक है, हड़ताल उठाती। ठीक है, अपनी बुक में भी इसे अंडरलाइन कर लो। तो लेखिका क्या करती? हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें भी नापती। अब जो ये उनके पिताजी थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऐसे घर से बाहर जा रही है, क्योंकि बचपन में भी देखो उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था कि वो घर से बाहर निकले, कि बस वो घर में रहे और घर में जो सुनना है उसे वो सुने। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मुश्किल हो रहा था उनके पिताजी के लिए। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा देह कैसे ध्वस्त हो जाता है। अब किसी भी इंसान के अंदर जो लहू लहू की जगह लावा बदल गया हो तो वो कब, मतलब क्यों किसी की सुनेगा अब? ठीक है, सारा जो भी डर है वो सारा ध्वस्त हो गया है। सब यह तभी जाना, और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। ठीक है, तो देखो अब जो लेखिका है, लेखिका का भी बिल्कुल जो खून खोल रहा था। ठीक है, अब उनका भी बिल्कुल जो लहू था वो लावा की जगह बदल गया था। तो इतना ज्यादा उनके मन में जो ये क्रोध आ रहा था, ये उससे थरथरा देने वाले अपने पिताजी को टक्कर देने लगी, मतलब उससे बहस करने लगी। उनके अपने पिताजी से वो बहस करने लगी कि क्यों ना जाऊं मैं बाहर, क्यों ना मैं हड़ताल वगैरह करूं।
तो ये फिर राजेंद्र से उनकी शादी हो गई और फिर यही चलता रहा। फिर यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की दूरी थी। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार अपने कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब देखो, एक बार क्या हुआ, एक बार जो लेखिका जो लेखिका के कॉलेज से उनकी कंप्लेन आती है और उसमें क्या बताते हैं कि ये अनुशासन नहीं बन पा रहा है, इस बच्ची के, जो ये लड़की है ये हमारे कॉलेज में पढ़ रही है, इसकी वजह कि ये हमारे बच्चों को भड़का रही है। इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को ये पत्र दिया। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गई। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया, क्योंकि उनके 5 बच्चे थे और 5वीं सबसे छोटी कौन थी, ये लेखिका ही थी। 4 बच्चे भी उसे सेम कॉलेज में पढ़े थे। ठीक है, अब पता नहीं यह क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया कि उनके कंप्लेन लेटर आ रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहकर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब उन्हें पता था कि भाई पिताजी तो बहुत गुस्से में है, अगर मैं वहां जाकर बैठूंगी तो ये तो खरी खोटी सुनाएंगे मुझे। इसलिए वो पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाएगा तब बुलाना। फिर वो अपनी माँ को ये बता के जाती है कि मैं ना अपने जो पड़ोस की अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, जब पिताजी आएंगे, जब उनका पूरा गुस्सा निकल जाए मुझे तब जाके बुलाना। ठीक है, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल। फिर जब उनके पिताजी आए, उनकी माँ ने देखा कि ये तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, खुश है ये तो। फिर लेखिका आती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो इतने खुश, उनके पिताजी, बल्कि कंप्लेन लेटर आया था वो तो गए, बड़े गुस्से में थे और आ कैसे रहे ये। गई तो सही लेकिन डरते डरते, देखो वापस अपने घर में डरते डरते गई थी। फिर उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। कि सारे उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं कि उनका जो सारा कॉलेज है वो सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल कुछ परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जगह जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो जाते कहा तो जाते समय पिताजी मुंह मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और अब गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, मतलब वो हैरान। लेखिका, तुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और एक घटना और की वो बात कर रही है। आजाद हिंद फौज में मुकदमे का सिलसिला था। अब ये यहाँ से नई स्टोरी शुरू हो रही है। आजाद हिंद फौज में एक मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मतलब मुख्य बाजार का चौराहा, चौपड़ को हम किसे कहते हैं, मुख्य बाजार का चौराहा, वहां पर इकट्ठा हुए और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी
कि एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अब देखो, एक बार की बात है, ये तो कॉलेज वाला तो किस्सा खत्म। अब दूसरा क्या स्टार्ट हो रहा है कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला चल रहा था। आजाद हिंद फौज का, कि जो हिंदू हिंदू जो हमारे देश की फौज है कि वो आजाद हो जाए, इसके लिए भी एक मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो सारे कॉलेज स्कूलों के जो भी जवान लोग तो इसमें पढ़ते हैं कॉलेज वगैरह में, तो ये हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो जो लेखक के पिताजी हैं, उनके ही एक मित्र काम भरने के लिए आए थे उनके लेखिका के पिताजी के। एक दकियानूसी मित्र उनके घर में आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। मन्नू कौन है? मन्नू भंडारी, हमारी लेखिका। उस अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? भंडारी जी उनके पिता का नाम है। ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है ये सब। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो देखो, यहाँ पर लड़कियां लड़के सब लोग, ये बड़े लोग, मतलब अलग अलग तरीके के व्यक्ति यहाँ पर आंदोलन में आंदोलन में एक साथ है। ठीक है, तो वही ये यहाँ पर एक चुगली करते हुए इनके दोस्त आ रहे थे, भंडारी जी के दोस्त। ठीक है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन बबकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब ये सब। मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद। ठीक है, अब इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही है। अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब देखो, रात को तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि एक उनके मित्र भी आए और वो इतने आग लगाकर चले गए उनके बारे में। फिर रात को जब वो वापस लौटी थी, तो वहां पर पिताजी बड़े ही अलग से अंतरंग में अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए थे, और वो मित्र भी कोई ऐसे आम मित्र नहीं थे, बहुत बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर अंबालाल जी। ठीक है, बुक में आप अंडरलाइन कर लेंगे इसे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उन्होंने इंग्लिश में बोला, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। यू हैव मिस समथिंग। मतलब देखो, जो डॉक्टर साहब है, लेखिका के पिताजी के दोस्त, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई तुम बाहर देखो, तुम्हारी लड़की कितनी महान है कि इतने सारे लोगों के बीच में ये बिना किसी घबराहट के भाषण देती है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि भंडारी जी आप क्यों इतने बिल्कुल घर में बैठे रहते हो, कि आपने तो कुछ खो दिया है, कि आपने उनका भाषण नहीं सुना अपनी बेटी का। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे, और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई, तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। क्योंकि देखो, पुराने टाइम में लड़कियां इतना ज्यादा नहीं बोला करती थी, और वो बिना किसी झुंझुनाहट के, बिना किसी घबराहट के वो कंटिन्यूअसली बोलती जा रही थी। ठीक है, पर पिताजी कितनी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी
दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतना ही सजग था। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ते की टकराहट का है? अब देखो, सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। अब देखो, शीला अग्रवाल जी तो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, वो लड़कियों को भी आगे बढ़ा रही थी। लेकिन सन 1947 में मई के महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज से निकाल दिया, ये नोटिस पकड़ाकर कि तुम लड़कियों को भड़का रही हो और कॉलेज में अनुशासन बिगाड़ रही हो। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर के कॉलेज क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अब देखो, इस बात पर हुड़दंग ना मचे। अब देखो, ये 3-4 ही लड़कियां थी जो इतना ज्यादा सपोर्ट करती थी शीला अग्रवाल को, और खासकर जो हमारी लेखिका है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी शीला अग्रवाल जी को, कि अब उनके कहने पे तो भाई पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता था। अब ये इतना ज्यादा हड़तालें वगैरह ये ना कर दिए सारे बच्चे कि शीला अग्रवाल जी को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, हमने रेस्टिकेट कर दिया है, तो इसलिए उन 2-3 छात्राओं का भी प्रवेश निषिद्ध कर दिया था, लेखिका का भी निषिद्ध ही हुआ था। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। अब जुलाई के थर्ड ईयर में उन्होंने क्लासेस बंद कर दी थी। फिर हुड़दंग इतना ज्यादा कॉलेज के बाहर भी उन्होंने इतना ज्यादा हुड़दंग मचाया कि अगस्त में उन्होंने फिर से थर्ड ईयर उन्हें खोलना पड़ा। फिर जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत 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 बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, तो पूरे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो जो ये उनके अगस्त में ये थर्ड ईयर का फिर से खुल गया था, उन्हें एंट्री मिल गई थी फिर से कॉलेज में, इसकी तो उनके कुछ खुशी इतनी नहीं थी जितनी कि उन्हें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, इसकी खुशी थी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, एक कहानी यह भी।